स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी एनएमजे से जुड़ी दो दिलचस्प लेकिन काफ़ी अलग अलग स्थितियों पर बात करेंगे। माइस्थीनिया ग्रेविस या एमजी और लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम मतलब लेम्स। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक तुलनात्मक टेबल है और एक डायग्राम भी जो शायद इन्हें समझने में मदद करेगा। तो आज का इरादा यही है कि इन स्रोतों के जरिए इन दोनों ऑटो इम्यून बीमारियों की तह तक जाएं, देखें कि ये कैसे काम करती हैं, लक्षण क्या हैं, क्या खासियतें हैं, ताकि इनकी पहचान और समझ थोड़ी और साफ हो सके। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये दोनों स्थितियां जैसा आपने कहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही प्रभावित करती हैं। मतलब वो खास जगह जहां हमारी नसें मांसपेशियों से जुड़कर उन्हें चलने का सिग्नल देती हैं। लेकिन इनका हमला करने का तरीका और फिर जो उसका असर होता है वो काफी अलग है। दोनों में ही शरीर का इम्यून सिस्टम मतलब हमारी अपनी रक्षा प्रणाली अपने ही शरीर के खिलाफ हो जाती है। ऑटो इम्यून जिसे कहते हैं। हाँ, ऑटो इम्यून। पर मजे की बात यह है कि दुश्मन एक होते हुए भी हमले का निशाना वो अलग-अलग है। तो चलिए पहले माइस्थीनिया ग्रेविस यानी एमजी से ही शुरू करते हैं। टेबल में लिखा है कि ये एनएमजे की सबसे आम समस्या है। तो इसमें होता क्या है असल में? जी, एमजी में इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी का असर दिखता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। मतलब मांसपेशी कोशिका की वो सतह जो नर्व से सिग्नल रिसीव करती है। यहाँ पर एसिटाइल कोलाइन यानी ACH नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के लिए खास रिसेप्टर्स होते हैं। एमजी में शरीर की अपनी ही एंटीबॉडीज, जैसा कि हमारे डायग्राम में भी दिख रहा है, वो इन्हीं ACH रिसेप्टर्स पर हमला कर देती हैं। अच्छा। या तो उन्हें ब्लॉक कर देती हैं या फिर उन्हें नष्ट ही कर देती हैं। अच्छा। नतीजा, नर्व से जो ACH सिग्नल भेजा गया वो मांसपेशी तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे पकड़ने वाले रिसेप्टर ही कम हो गए हैं या खराब हो गए हैं। हाँ। इसीलिए मांसपेशी पूरी ताकत से सिकुड़ नहीं पाती और हाँ, कमजोरी महसूस होती है। अच्छा, तो मतलब सिग्नल भेजने वाले में उतनी दिक्कत नहीं जितनी सिग्नल पकड़ने वाले में है। और इसके लक्षण टेबल में एक खास बात लिखी है, फटीगेबल मसल वीकनेस, मतलब ऐसी कमजोरी जो मांसपेशी के इस्तेमाल से बढ़ती है। इसका क्या मतलब हुआ रोजमर्रा की जिंदगी में, और ये आंखों पर ज्यादा असर क्यों डालती है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये फटीगेबिलिटी एमजी की पहचान है। इसका मतलब है कि मरीज सुबह उठने पर या आराम के बाद शायद ठीक महसूस करे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है और वो अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है, जैसे चलना, बोलना, खाना, कमजोरी बढ़ती जाती है। बार बार इस्तेमाल से जो थोड़े बहुत रिसेप्टर बचे हैं वो भी व्यस्त हो जाते हैं और सिग्नल ट्रांसमिशन और भी कमजोर पड़ जाता है। और जहां तक आंखों की बात है, आंखों की मांसपेशियों और पलकों को उठाने वाली मांसपेशियों, इन पर असर अक्सर सबसे पहले और ज्यादा दिखता है। शायद इसलिए क्योंकि ये मांसपेशियां दिन भर बहुत एक्टिव रहती हैं, तो इनमें थकान जल्दी आ जाती है। इसीलिए पलकों का गिर जाना, जिसे प्टोसिस कहते हैं, या दो दिखना मतलब डिप्लोपिया, ये आम शुरुआती लक्षण हैं। अच्छा। इसके अलावा चेहरा, गले, जबड़े की मांसपेशियों पर असर होने से चबाने में, निगलने में दिक्कत, डिस्फेजिया जिसे कहते हैं, या आवाज में बदलाव, डिसार्थ्रिया, ये भी हो सकता है। और टेबल ये भी बताती है कि रिफ्लेक्स सामान्य रहते हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स इसमें सामान्य रहते हैं, जो इसे कुछ दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से अलग करने में मदद करता है। ये फटीगेबिलिटी वाली बात तो सच में ध्यान देने लायक है। और आपने थाइमस ग्रंथि का भी जिक्र किया था। टेबल में लिखा है कि एमजी का संबंध अक्सर थाइमोमा या थाइमिक हाइपरप्लाजिया से होता है। थाइमस का क्या रोल है इसमें? हाँ, ये एक अहम कड़ी है। थाइमस ग्रंथि हमारे सीने में होती है और इम्यून सिस्टम के विकास में, खासकर टी सेल्स के मैच्योर होने में भूमिका निभाती है। माना जाता है कि कई एमजी मरीजों में इस थाइमस ग्रंथि में कुछ गड़बड़ी होती है। या तो उसमें ट्यूमर बन जाता है, जिसे थाइमोमा कहते हैं, या वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है, मतलब थाइमिक हाइपरप्लाजिया। और शायद यहीं पर इम्यून सेल्स गलती से शरीर के अपने ACH रिसेप्टर्स को पहचानना और उन पर हमला करना सीख लेती हैं। ओह, अच्छा, इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग सेंटर में ही प्रॉब्लम। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इसीलिए एमजी के मरीजों में थाइमस की जांच करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे निकालना यानी थाइमेक्टमी पर विचार करना इलाज का हिस्सा हो सकता है, खासकर थाइमोमा वाले केस में। समझ गया। तो जब रिसेप्टर्स ही ठीक से काम नहीं कर रहे
तो इलाज कैसे होता है? क्या सिग्नल को किसी तरह बूस्ट किया जा सकता है? टेबल में पाइरिडोस्टिग्मीन जैसे ACHE इनहिबिटर्स का नाम है। ये कैसे काम करते हैं? बिल्कुल सही सवाल। जब रिसेप्टर कम है तो एक तरीका ये है कि जो सिग्नल मतलब AC आ रहा है उसे जंक्शन पर ज्यादा देर तक टिकाए रखा जाए ताकि उसे जो बचे खुचे रिसेप्टर्स हैं उनसे जुड़ने का ज्यादा मौका मिले। यहीं पर एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज यानी ACHE इनहिबिटर्स काम आते हैं। अच्छा, ACHE वो एंजाइम है जो जंक्शन पर मतलब नर्व और मांसपेशी के बीच की खाली जगह में AC को बहुत तेजी से तोड़ देता है। पाइरिडोस्टिग्मीन जैसी दवाएं इसी ACHE एंजाइम को रोक देती हैं। इससे AC ज्यादा देर तक एक्टिव रहता है, सिग्नल ट्रांसमिशन बेहतर होता है और हाँ, मांसपेशियों की ताकत में सुधार आता है। लेकिन ये बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करती। नहीं, ये ऑटो इम्यून हमले को ठीक नहीं करती, पर लक्षणों को काबू में रखने में काफी मदद करती हैं। तो ये थी माइस्थीनिया ग्रेविस की कहानी, प्रॉब्लम पोस्ट सिनेप्टिक साइट पर। लेकिन हमारी जानकारी में एक और स्थिति है, लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, LEMS, जो टेबल के हिसाब से कम आम है। ये MG से कैसे अलग है? इसमें हमला कहाँ होता है? लेम्स में तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है। यहाँ इम्यून सिस्टम का हमला पोस्ट सिनेप्टिक ACH रिसेप्टर पर नहीं होता, बल्कि प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पर होता है। मतलब उस नर्व के सिरे पर जो सिग्नल भेजने वाली है। भेजने वाले सिरे पर। हाँ, और खास तौर पर एंटीबॉडीज हमला करती हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनलों पर। ये चैनल दरअसल वो दरवाजे हैं जो नर्व सिग्नल आने पर खुलते हैं और कैल्शियम आयनों को नर्व टर्मिनल के अंदर आने देते हैं। कैल्शियम का अंदर आना एक तरह से ट्रिगर का काम करता है, जो ACH से भरी छोटी छोटी थैलियों को नर्व की मेम्ब्रेन से जुड़कर अपना ACH बाहर छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। LMS में एंटीबॉडीज इन कैल्शियम चैनलों को ही ब्लॉक कर देती हैं। नतीजा कैल्शियम अंदर कम आ पाता है और इसलिए ACH का रिलीज भी बहुत कम हो जाता है। तो सिग्नल बन तो रहा है, पर भेजा नहीं जा रहा। डायग्राम भी इसी प्री सिनेप्टिक गड़बड़ी को दिखा रहा है। फैसिनेटिंग बात यही है कि निशाना बदल गया, अब हमला कैल्शियम चैनल पर है। अरे वाह, मतलब यहाँ सिग्नल भेजने में ही दिक्कत आ गई। और इसके लक्षण तो वाकई MG से एकदम उल्टे दिख रहे हैं। टेबल कहती है कि इसमें मांसपेशियों का इस्तेमाल करने पर कमजोरी कम होती है, इंप्रूव्स विथ मसल यूज। ये कैसे हो सकता है? और इसमें कमजोरी कहाँ होती है? और ये ऑटोनॉमिक लक्षण और रिफ्लेक्स का कम होना, हाइपोरिफ्लेक्सिया, ये सब क्यों? हाँ, आपका आश्चर्य बिल्कुल जायज है। ये इम्प्रूवमेंट विथ यूज या पोस्ट एक्सरसाइज फैसिलिटेशन लेम्स का एक क्लासिक लक्षण है, भले ही सुनने में अजीब लगे। होता ये है कि शुरुआती कमजोरी के बाद जब मांसपेशी को बार बार या जोर लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे थोड़ी देर एक्सरसाइज की या मुट्ठी भींची, तो नर्व टर्मिनल में धीरे धीरे कैल्शियम जमा होने लगता है। हर नर्व सिग्नल के साथ जो थोड़ा कैल्शियम अंदर आता है वो जुड़ता जाता है और आखिर में ACH रिलीज को थोड़ा बढ़ा देता है। इससे कुछ देर के लिए ताकत बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ देर के लिए? हाँ, क्षणिक रूप से। हालांकि शुरुआती कमजोरी तो रहती ही है, खासकर प्रॉक्सिमल मांसपेशियों में, मतलब कूल्हे, जांघों, कंधों के पास की बड़ी मांसपेशियों में। इससे उठने, बैठने, सीढ़ियां चढ़ने या हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत होती है। और ऑटोनॉमिक लक्षण जैसे मुंह सूखना, कब्ज, चक्कर आना, पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये इसलिए होते हैं क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी सिग्नल भेजने के लिए ACH और कैल्शियम चैनलों का रोल होता है और वो भी प्रभावित हो जाते हैं। और रिफ्लेक्स, वो क्यों कम होते हैं? रिफ्लेक्स का कम होना यानी हाइपोरिफ्लेक्सिया, वो भी कम ACH रिलीज का ही नतीजा है। रिफ्लेक्स आंख पूरा करने के लिए काफी सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता। ये इंप्रूवमेंट विद यूज वाला पॉइंट तो लगता है डायग्नोसिस के लिए बहुत बड़ा क्लू है। और टेबल एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात बताती है, LMES का गहरा संबंध स्मॉल सेल लंग कैंसर से है। ये कैसे जुड़ा है? जी, ये LMES की एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण कड़ी है। करीब मान लीजिए 50 से 60% LMES के मामलों में, खासकर ज्यादा उम्र के लोगों में, ये स्मॉल सेल लंग कैंसर SCLC नाम के फेफड़ों के कैंसर के साथ पाया जाता है। 50 से 60%? हाँ, और कई बार तो LMES के लक्षण जैसे कमजोरी वगैरह कैंसर का पता चलने से महीनों या साल भर पहले ही दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ SCLC ट्यूमर कोशिकाएं अपनी सतह पर कैल्शियम चैनल जैसे प्रोटीन्स बनाती हैं। इम्यून सिस्टम उन पर हमला करता है और फिर वही एंटीबॉडीज गलती से नर्व टर्मिनल के कैल्शियम चैनलों पर भी हमला करने लगती हैं। ओह,
जब कोई सिंड्रोम इस तरह कैंसर की वजह से होता है तो उसे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। पैरानियोप्लास्टिक। हाँ, इसलिए किसी भी वयस्क में अगर लेम्स डायग्नोस होता है तो उसमें छिपे हुए SCLC की खोज करना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब मांसपेशियों की कमजोरी की शिकायत कैंसर का पहला संकेत भी हो सकती है। ये तो सचमुच ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर लेम्स में प्रॉब्लम ACH के रिलीज होने में है तो फिर वो दवाएं जो MG में काम कर रही थी, ACHE इनहिबिटर्स, उनका लेंस पर क्या असर होता होगा? टेबल तो मिनिमल बता रही है। बिल्कुल, जैसे टेबल सही कह रही है, ACHE इनहिबिटर्स का लेम्स में बहुत कम या ना के बराबर फायदा होता है। वजह सीधी है, यहाँ मूल समस्या जंक्शन पर ACH की कमी नहीं है, बल्कि नर्व से उसका निकलना ही कम हो गया है। हाँ, लॉजिकल है। अगर ACH निकल ही बहुत कम रहा है तो उसे टूटने से बचाने का कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए LMS का इलाज अलग होता है। इसमें ऐसी दवाएं दी जा सकती हैं जो सीधे कैल्शियम चैनल के फंक्शन को बेहतर करें या ACH रिलीज को बढ़ाएं, जैसे 3,4 डायमिनोपायरिडीन, या फिर इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाएं दी जाती हैं, खासकर उन मामलों में जहां कैंसर नहीं है। और अगर कैंसर है तो फिर कैंसर का इलाज ही सबसे जरूरी है। तो हमने MG और LEMS दोनों को अलग-अलग समझा। अब अगर इन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो वो कौन से मुख्य अंतर हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जैसा कि हमारी टेबल भी बता रही है? हाँ, इन दोनों के बीच के अंतरों को साफ समझना डायग्नोसिस और मैनेजमेंट दोनों के लिए जरूरी है। चलिए मुख्य अंतरों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, हमले का स्थान और निशाना। MG में हमला पोस्ट सिनेप्टिक ACH रिसेप्टर पर, LMS में प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल पर। यह सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है। जी में इस्तेमाल से कमजोरी बढ़ती है, फटीगेबिलिटी। LEMS में इस्तेमाल से कमजोरी कम होती है, इम्प्रूवमेंट विथ यूज। ये क्लिनिकली बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, संबंधित स्थितियां। MG अक्सर थाइमस ग्रंथि की समस्याओं से जुड़ा होता है। LEMS का बहुत मजबूत कनेक्शन स्मॉल सेल लंग कैंसर से है, अक्सर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के तौर पर। ये कैंसर वाली बात खास है। जी। चौथा, रिफ्लेक्स। MG में डीप टेंडन रिफ्लेक्स सामान्य होते हैं, LEMS में ये कमजोर या गायब होते हैं, हाइपोरिफ्लेक्सिया। और पांचवां, ACE इनहिबिटर का असर। MG में ये दवाएं अक्सर अच्छा सुधार लाती हैं, LEMS में इनका असर बहुत कम होता है। बिल्कुल। ये 5 बिंदु इन दोनों स्थितियों को अलग करने में काफी मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम दोनों ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इम्यून सिस्टम के हमले से होती हैं। लेकिन हमला कहाँ हो रहा है? सिग्नल रिसीवर पर या सिग्नल रिलीजर पर? इसी से पूरी कहानी, लक्षण, जांच, जुड़ी बीमारियां और इलाज सब कुछ बदल जाता है। ये वाकई दिखाता है कि शरीर में एक छोटे से मॉलिक्यूल का निशाना बदलने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सोचना भी कितना आश्चर्यजनक है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्पेसिफिक हो सकता है कि वो एक प्रोटीन ACH रिसेप्टर और दूसरे प्रोटीन कैल्शियम चैनल के बीच फर्क कर सकता है, और उस फर्क का नतीजा 2 बिल्कुल अलग क्लिनिकल बीमारियों के रूप में सामने आता है। ये हमें याद दिलाता है कि चिकित्सा विज्ञान में लक्षणों के पीछे का सटीक कारण समझना कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी कह देना काफी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि कमजोरी क्यों हो रही है, क्या सिग्नल मिल नहीं रहा या भेजा नहीं जा रहा। यहीं से सही डायग्नोसिस और असरदार इलाज का रास्ता खुलता है, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे बदलावों के कितने गहरे और कभी-कभी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, खासकर जब हमारा अपना रक्षा तंत्र ही थोड़ा सा निशाने से चूक जाए।